हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंसाफ मिल चुका है, क्या सिचुएशन है रोहिंग्या मुस्लिम्स के इस टाइम, कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, और जो जेनोसाइड ऑफ रोहिंग्या, जो जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को नरसंहार करती है, उसको कहते हैं जेनोसाइड। तो क्या बुद्धिस्ट कंट्री में अब ये सिचुएशन है कि वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को वापस ले सकते हैं, सब कुछ इस टॉपिक में बात करेंगे और हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा रोहिंग्या मुस्लिम्स की। सो माय नेम इज जाकिर मलिक। इफ़ यू डोंट नो सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। बट सिचुएशन बताने से पहले आपको मैप दिखाता हूँ। ये इंडिया है हमारा और ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार, और यहाँ पर ये डार्क कलर में देख सकते हैं आप, ये है रखाइन स्टेट। इसी रखाइन स्टेट में जो मेजॉरिटी थी वो थी मुस्लिम्स की, और ये रखाइन स्टेट बिल्कुल मिलता है बांग्लादेश के बॉर्डर से। और ये मेजॉरिटी जो बनी है वो अभी से नहीं बनी, ये म्यांमार के इंडिपेंडेंस से पहले ही मेजॉरिटी बनी हुई थी यहाँ पर, जो कि अरब ट्रेडर्स जो थे सबसे पहले वो 7th सेंचुरी से यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए, और उसी व्यापार के चलते हुए जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, जो बुद्धिस्ट एरिया थे कुछ वहाँ पर, उनको जो है वो इस्लाम की तरफ इन्वाइट किया गया। बट जो डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ था किंगडम ऑफ मोरक्को में, जो कि मैं दिखा देता हूँ। ये मैप है म्यांमार का और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अराकान मोरक्को, ये यहाँ से यहाँ तक ये अराकान जो मैंने आपको दिखाया था वो है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं हैंथावादी किंगडम थी पेगू में, और ये येलो के अंदर जो है वो एवा किंगडम थी, और ये लाइट कलर है उसके अंदर था नियर शान स्टेट्स। तो ये 4 किंगडम थी उसके अंदर। सो अराकान मोरक्को की हम बात करेंगे, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो अराकान था उसके अंदर जो है ना वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ बर्मीज की रहने आई थी। कहाँ से? अराकान माउंटेन से माइग्रेशन करके 19th सेंचुरी के अंदर। और इस माउंटेन मैप जो कि म्यांमार का है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये अराकान का एरिया है, और ये माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज के कारण ही अराकान बिल्कुल अलग स्टेट लगता है और कट आउट हो जाता है पूरे म्यांमार से। इसी वजह से बर्मीज की एक ट्राइब माइग्रेशन करके अराकान माउंटेन्स को क्रॉस करके 19th सेंचुरी में अराकान स्टेट में आई थी, और उसके ही बाद इन्होंने बहुत सारी सिटीज को डेवलप करा। पहाड़ी एरिया होने की वजह से किंगडम ऑफ मोरक्को यानी रखाइन इलाके पे किसी का आक्रमण नहीं होता, बट टोंगो एम्पायर जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था उसका हमला होता है अराकान स्टेट पर 1406 में। और जो अराकान स्टेट का जो राजा था यानी किंगडम ऑफ मोरक्को का जो राजा था वो था मिन साओ मुन। वो भागकर कहाँ शरण ले लेता है? नॉर्थ ऑफ बंगाल में, जहाँ का राजा था जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, और उस टाइम वो उनको शरण देते हैं। और हालांकि कुछ टाइम बाद 1430 में सुल्तान जो है अपने सैनिकों को मिन साओ मुन के साथ भेजता है और वहां पर रखाइन इलाके पर आक्रमण करवाता है। उसी के बाद मिन साओ मुन जो है वो रखाइन एरिया कब्जा कर लेता है और वापस अपना रिगेन कर लेता है। 24 साल बाद दोबारा कंट्रोल मिल जाता है उसको, और उसी के बाद ये एरिया जो है वो सुल्तान यानी सुल्तान ऑफ बंगाल के अधीन हो जाता है, और एक तरीके से मिन साओ मुन जो है उसका वजीर बन जाता है। इसी दौरान 1430 से 1434 तक ये सिलसिला चलता रहता है, और इसके बाद भी बहुत टाइम तक ये सिलसिला बरकरार रहता है। और द बंगालीज हु केम विद हिम फॉर्म्ड देयर ओन सेटलमेंट इन द रीजन। जो बंगाल के जो सैनिक आए थे वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। इसी तरह से किंगडम ऑफ मोरक्को का जो राजा है किम मिन साओ मुन, वो कुछ टेरिटरीज दे देता है किसको? सुल्तान ऑफ बंगाल को। उसका रिकॉग्नाइजेशन मतलब सॉवरेनिटी जो है, एकाधिकार, वो कुछ एरिया पे हो जाता है सुल्तान ऑफ बंगाल का। और ये एरिया को जो है रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है वो बुद्धिस्ट किंग्स को, जो कि अराकान के, रिसीव्ड करते हैं इस्लामिक टाइटल्स। जो बुद्धिस्ट किंग्स होते हैं वहाँ के, वो रिसीव्ड करते हैं सुल्तान से इस्लामिक टाइटल्स। और बंगाली गोल्ड दिनार चलते हैं किंगडम ऑफ मोरक्को के अंदर मिन साओ मुन के शासनकाल में, जिसमें कॉइन विद दी बर्मीज अल्फ़ाबेट ऑन द अदर साइड पर्शियन अल्फ़ाबेट। सो एक तरफ पर्शियन अल्फ़ाबेट होते हैं और एक तरफ बर्मीज अल्फ़ाबेट होते हैं। ऐसे कॉइन चलते हैं किंगडम ऑफ मोरक्को के अंदर। और इसी प्रकार से जो है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की डेथ के बाद जो है 1433 में
जो नारामिखला सक्सेसर्स जो होते हैं वो इन्वेड कर देते हैं बंगाल को और ऑक्यूपाइड कर लेते हैं रामू इन द 1437 सेंचुरी में और चिटागोंग इन द 1459 में। सो अराकान जो स्टेट होता है वो चिटागोंग के अंदर रहता है 1666 तक। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सुल्तान ऑफ बंगाल अराकान किंग कंटिन्यू द कस्टम ऑफ मेंटेनिंग मुस्लिम टाइटल्स। मुस्लिम टाइटल्स जो है वो उसको उनको मिलते ही रहते हैं। एंड द बुद्धिस्ट किंग्स कंपेयर्ड देमसेल्व्स टू सुल्तान्स एंड फैशन्ड देमसेल्व्स आफ्टर मुगल रूलर्स। वो फैशन ऐसा करने लगे कि सेम टू सेम मुगल लगे, पगड़ी पहनना, लंबे लंबे कपड़े पहनना जैसे कि पहनते थे सुल्तान, उस तरीके से ट्रेडिशनल फॉलो करने लगे ये। और अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था शाइस्ता खान जो कि मुगल बंगाल के जो थे असिस्टेंट थे, उनको ऑर्डर दिया था कि वो वापस लें अपनी टेरिटरी। शाइस्ता खान लेड अ 600 मैन आर्मी एंड 288 वॉरशिप्स के साथ सीज कर लिया था चिटागोंग को फ्रॉम द किंगडम ऑफ मोरोक। सो उसके बाद जो है द मुगल एक्सपेंडेशन कंटिन्यूड अप कलादान रिवर तक ये पहुंच चुका था मुगल एम्पायर। और जैसा कि आपको पता है औरंगजेब की इंतकाल के बाद जो है ब्रिटिश राज शुरू होता, 17वीं सेंचुरी से ब्रिटिश राज शुरू होता है। और उस ब्रिटिश राज जो है वो कंपनी द्वारा पहले किया जाता है, फिर ब्रिटिश राज आता है 1850 से 1947 तक। हालांकि जो ब्रिटिश राज है वो बर्मा में 1824 से 1948 तक रहता है और 200 साल तक ब्रिटिश का राज रहता है पूरे सब कॉन्टिनेंट पर, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा सब इंक्लूड होते हैं। और बर्मा को 1948 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है इसमें मिलिट्री शासन हो जाता है और 1982 में एक सिटीजनशिप लॉ पास होता है मिलिट्री के द्वारा, जिसके अंदर होता है सिटीजनशिप लॉ इनेक्टेड बाय द बर्मीज मिलिट्री लुंटा डिड नॉट लिस्ट द रोहिंग्या। रोहिंग्या को जो है 135 जो वहाँ पे ट्राइब्स होते हैं उसके अंदर नहीं लिया जाता। इसके साथ ही जो है इसमें डिवाइड पैदा होता है और हिस्टोरिकल होमलैंड जो था उनका रोहिंग्या मुस्लिम्स का वो उनसे छिन जाता है, वो स्टेट लेस हो जाते हैं। और जिसके शासन में जो जेनोसाइड हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम्स का वो आंग सान सू की थी। हालांकि ये स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार थी। जो स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार होता है वो ही प्रेसिडेंट ऑफ बर्मा होता है वहां पर, ठीक है। सो जो आंग सान सू की थी वो एक बर्मा के जनरल की बेटी थी। हालांकि जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी लेडी श्री राम कॉलेज से 1964 में डिग्री ले चुकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 1968 में पास कर चुकी है। एंड शी वर्कड एट द यूनाइटेड नेशन फॉर 3 years। यूनाइटेड नेशन के अंदर 3 साल तक इसने काम करा है। शी स्पेंड नियरली 15 years इन डिटेंशन। जो डिटेंशन में मतलब कि जेल में रही है 15 साल तक रही है 1969 से 2010 तक। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स में मानी जाती है। आंग सान सू की जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए आइकॉन की तरह मानी गई और 1991 में जो है नोबल पीस प्राइज मिला इसको। उस टाइम ये हाउस अरेस्ट थी। सो इसी के शासन काल में जो है इसने जो है मिलिट्री को जो है फुल सपोर्ट करा। और उसके बाद ये जब स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार थी तो इसने मिलिट्री के साथ मिलकर जेनोसाइड करवाया और इतना बड़ा लार्ज स्केल पे जेनोसाइड हुआ कि बहुत सारे रोहिंग्या, लाखों रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो शरणार्थी बन के बांग्लादेश की तरफ आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली। और अगर हम रोहिंग्या मुस्लिम्स के जेनोसाइड की बात करें तो रोहिंग्या मुस्लिम्स का जेनोसाइड जो है वो 2 फेज में हुआ है। हालांकि छोटे मोटे राइट होते रहे थे 1982 के बाद जो लॉ पास करा था उसके बाद। अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक लार्ज स्केल पे जो है जेनोसाइड हुआ और सेकंड राइट जो था वो अगस्त 2017 से अभी तक चल रहा है। सो ये देख सकते हैं मिलियंस रोहिंग्या जो है वो भागकर शरण लेने के लिए वो बांग्लादेश की तरफ आए और बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है छोटे छोटी गिनतियों में नेबरिंग कंट्री में भी गए। हालांकि जो है वो A study estimated in January 2018 that the military and local Rakhine population killed at least 24,000 जो है लोकल पॉपुलेशन मारी जा चुकी है और 26,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स को तो आग में ही डाल दिया था। सो टोटल अगर हम लगाएं 24,000 से 36,000 तो 60,000 जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा गया। हालांकि इसकी गिनती जो मानी जाती है ये इससे भी ज़्यादा मानी जाती है। और जो गैंग रेप हुए औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को
तक नहीं छोड़ा। उनके साथ जो है 18,000 रोहिंग्या वुमेन के साथ जो है गर्ल्स के साथ रेप किए गए। और ये माना जाता है कि 1,16,000 जो है वो रोहिंग्या को पीटा गया, मारा गया, सताया गया। और जो है अभी भी ये सिलसिला चालू है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम रोहिंग्या पॉपुलेशन देखें तो टोटल जो है वो म्यांमार की पॉपुलेशन है 5,46,00,000 समथिंग। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो 88% है म्यांमार में। वहीं पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन 6.2 पॉपुलेशन है और इस्लाम जो था वो सिर्फ जो है 4.2% था। और ये 2024 की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉपुलेशन इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि जो 2014 में जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी 87.9% और वहीं पर जो थी वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी 6.2% और इस्लाम था 4.3%। जो कि 2016 में जो राइट हुए, जो जेनोसाइड हुआ, उसमें जो है इनकी पॉपुलेशन, रोहिंग्या मुस्लिम्स की ही पॉपुलेशन घटी 2.3%। और आपको पता है कि 2016 के बाद 2017 में भी जेनोसाइड हुआ, तो वहाँ से ये माना जाता है कि 1% समथिंग ही अब रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ पे बचे हैं। बाकी जो बॉर्डर है रखाइन इलाके का और बांग्लादेश का, वहाँ पर जो है कैंप लगा के बहुत बड़ा जो है वो रेफ्यूजीज कैंप बना हुआ है। और ये माना जाता है कि बहुत सारे जो लाखों हैं वो जो है कैंपों में बांग्लादेश के अंदर वो रेफ्यूजीज बन चुके हैं। ना उनका कोई स्टेट है अब ना ही कोई सरकार। और इतना बड़ा जेनोसाइड होने के बावजूद भी 57 समथिंग जो है मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ये राइट अभी भी रुक रहा नहीं है। ये जेनोसाइड कंटिन्यूसली चल रहा है। और अगर मैं मुस्लिम पॉपुलेशन जो बुद्धिस्ट के साथ रहती है उसकी बात करूं तो ब्रुनेई जो मुस्लिम 57% है और बुद्धिस्ट 9.7 समथिंग है, तो वहां पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। इतना बड़ा जेनोसाइड होने के बावजूद भी वहां पर बुद्धिस्ट के साथ कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। अब मलेशिया जो है उसके अंदर जो है मल्टी कल्चरल कंट्री कहा जाता है मलेशिया को, और उसके अंदर जो है वो इस्लाम 61.3% है। वहीं पर 19.8% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है और 9.2% क्रिश्चियनिटी। वहीं पर हिंदू भाई जो हमारे हैं वो 6.3% है। तो देख सकते हैं आप, वहां पर ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ, वहां पर ऐसा कोई भी राइट नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, इतने बड़े जेनोसाइड होने के बावजूद भी। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक इंसान है और इंसान को एक दूसरे इंसान से हमदर्दी होनी चाहिए। और आज जो है रोहिंग्या रेफ्यूजीज बन चुके हैं, अगर हम एस्टिमेट माने तो 15 लाख से 20 लाख प्लस हो चुके हैं। 20 लाख प्लस रेफ्यूजीज, रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में भटक रहे हैं। खाने पीने की उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेडिसिन प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पर बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो 13 लाख रेफ्यूजीज रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पर पनाह ले रहे हैं। 13 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजीज को पनाह दी है बांग्लादेश ने, जो कि मार्च 2018 का डेटा है। और वहीं पर जो म्यांमार जहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते थे वहाँ पर सिर्फ 6 लाख बच्चे हैं, वो भी 2019 में। और हालांकि ये जो है पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव में जाती जा रही है, यानी कि 6 लाख से भी ज़्यादा अब यहाँ 2021 तक आ चुके होंगे। बहुत कम पॉपुलेशन रह चुकी है रोहिंग्या मुस्लिम्स की वहाँ पर। और पाकिस्तान की बात करें तो 5 लाख जो है वो पाकिस्तान में रेफ्यूजीज हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स 2017 तक। और सऊदी अरब की बात करें तो 1,90,000 जो है वो रेफ्यूजीज हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ पर 2017 तक। और जो मलेशिया है उसमें रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं 1,50,000, तो जो कि 2017 का डेटा है। और वहीं पर यूएई है और यहाँ पर 50,000 रेफ्यूजीज, रोहिंग्या रेफ्यूजीज 2017 तक ये डेटा है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो अपनी कंट्री, जो वहाँ के रहने वाले थे, वो अपना देश छोड़ के जाने लगे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर जो है राइट विंग जो है एक्सट्रीमिज्म जो है वो टॉप लेवल पे पहुँच चुका था। आई होप कुछ ऐसा हो जाए कि वो वहाँ पर सेटल हो जाए वापस अपनी कंट्री में जाकर। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी भी वहाँ पर मिलिट्री शासन चल रहा है और
38 सिविलियन मारे जा चुके हैं, बेगुनाह लोग। क्यों हो रहा है वहां पर ये? क्योंकि मिलिट्री पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ जब रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा गया, और यही एक्शन जो है अब वो सिविलियनों पे हो रहा है। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी कंटिन्यूसली वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।